So, hello everyone. Today we'll start ancient and medieval history. ठीक है, सारे के सारे PYQs करेंगे पिछले 10 साल के. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. क्यों इंपॉर्टेंट है दैट आई विल टेल यू. मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से सुनती हूँ कि सोर्सेस क्या होने चाहिए हिस्ट्री के लिए. ठीक है, अब ये वाला फैक्ट आ गया, हम कैसे करेंगे, ये कहाँ से आया था, ये कौन से सोर्स है, हमें सोर्स बताइए. देखिए, आज मैं आपके बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको क्या करना है, पहले एंशियंट एंड मिडीवल के लिए जो आपका बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, जो प्रॉपर आपका टाइमलाइन है, कब कहाँ कैसे हुआ. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भी है, आपको पहले वो अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, जो ऑलरेडी PYQs में पूछ चुका है टॉपिक्स, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है. जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका है, एवरीथिंग. ठीक है, वो मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर किया है. मैंने आपको एंशियंट मिडीवल प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है उसका. एंड मैंने बहुत कंसाइज वे में वो चीज की है ताकि आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओ. ठीक है, एंड यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग. मैं ये नहीं बोलूँ कि एवरीथिंग तो नहीं मिलेगी, बट हाँ, मतलब कि वो मैंने एक बुक से नहीं बनाया है, मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज करके वो कंसोलिडेट किया है, तो वहां से आप देख सकते हो. दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज आती है दैट इज कोई और ही सोर्स से है. ठीक है, अगर आज यूपीएससी ने वो उस सोर्स से डाला है ना, वो क्वेश्चन डाला है, तो वो कल कोई और सोर्स पकड़ लेगा, तो आप उसके लिए हर एक सोर्स पढ़ने नहीं बैठोगे. ठीक है, सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और जो आपको नहीं आते हैं उसको कैसे लॉजिकल रीजनिंग से या फिर अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. समझ आया. और बाकी देखिए, अगर बहुत ही ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो सबके लिए होगा. ठीक है, ऐसा मत करिए कि यार तुम 10 सोर्सेस पढ़ रहे हो. अब 10 सोर्सेस अगर तुम पढ़ोगे ना, तो जो जो तुम्हारा बेस होगा ना, वही नहीं रहेगा. तुम बस फैक्ट 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 क्रैम करते रहोगे. इतना सा फैक्ट क्रैम करने के बाद भी जो यूपीएससी क्वेश्चन डालेगा वो फिर भी नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि वो फिर से कहीं और से डाल देगा. सो इट्स बेटर है, जो तुम्हारा बेसिक है, फाउंडेशन, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए. ठीक है, और थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए. आप बच्चे बोल रहे थे कि कैसे अनसर्टेनिटी को कैसे हम डील कर सकते हैं, दैट दैट ऑल्सो आई टेल यू. ठीक है, कि अनसर्टेनिटी कैसे करना है. अगर आप अपना दिमाग, आंखें, सब अपने सेंस ऑर्गन खोल के नहीं बैठोगे अच्छे से एग्जाम के टाइम पे, या फिर एग्जाम से पहले जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. सी, जस्ट प्रेपरेशन, जो आपका नोट्स रिवाइज कर लिया, ये सब चीजें ही जस्ट मैटर नहीं करती हैं. बट आप एक पेपर को कैसे अप्रोच करते हो वो ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आपका कैसा माइंड सेट है वो मैटर करता है. आपने एग्जाम से पहले कितना प्रिपेयर किया है, कैसे PYQs को एनालिसिस किया है. ठीक है, एवरीथिंग, कैसे आपने अपने लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप किया. देखिए, यूपीएससी जो है ना, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है वो नॉलेज टेस्ट, बट उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, आपकी, कि आप कोई एक क्वेश्चन को कैसे डील करते हो. ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको कैसे लॉजिकल रीजनिंग से दिमाग लगा के कैसे करते हो, दैट इज अभी वो तुम्हारी जो एप्टीट्यूड चेक करता है वो तुम्हारा. ठीक है, सो जीएस में भी तुम्हारा वो एप्टीट्यूड चेक कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम क्या करेंगे, CAPF 2023 कोशिश करेंगे 3 साल के पेपर्स विल कंप्लीट. ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास. देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला है. कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट लार्जेस्ट जो आपके स्तूप है सांची के. अब इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करना है वो देखिए. आप पहले पढ़िए सारी की सारी स्टेटमेंट्स. उसने बोला, गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे, वो फाइनेंस किया गया था गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स. हमें नहीं पता किसने फाइनेंस किया, क्या किया, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. उसने ये चीज बोला, इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म में क्या हुआ, जो स्तूप था वॉज प्लेन था. पहले वो प्लेन था, एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग को छोड़ के, एंड गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड. ठीक है, जो गेटवेज थे वो रिचली कार्व थे. चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. उसने बोला कि जो पैनल है, 4 गेटवेज कंटेन स्कल्पचर ओनली इन द फ्रंट.
जब ओनली आ गया आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइड पे थर्ड स्टेटमेंट सोचने की, इसके रॉन्ग होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव में जा सकता है, साइड पे कर लो, ठीक है। इसको आपने क्या किया, ओनली इन फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर ऑन द, हैव नो, देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाल दिया, हैव नो स्कल्पचर ऑन द रियर साइड, ठीक है। अब इसमें दो दो चीजें ऐसी है जो कि थोड़ी सी एब्सर्ड सी लग रही है, तो आप सोच सकते हो कि यार थर्ड नेगेटिव जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने बोला that in 1918 when the स्तूप was discovered all of its four gates were intact थे, but जो माउंट था वो पुअर कंडीशन। मेरे को एक बात बताओ, जो स्तूप है क्या वो 1918 में आपके डिस्कवर हुए होंगे? इतने पुराने स्तूप हैं आपके, सो 1918 तो ये तो कुछ बना ही नहीं, रिसेंट ही हो गया 1918। ये कोई हड़प्पन साइट्स है जो अभी अभी हो रही है, समझे। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो होता है गलत, और ये फैक्चुअल है, ठीक है। जब भी कोई फैक्चुअल है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सो अगर आप 3 और 4 को देखते हो तो ये गलत लग रहा है। बाकी देखिए कि अगर आपने थोड़ा सा भी सांची स्तूप के बारे में पता होगा, इतना तो सबको पता रहता है सांची स्तूप के लिए कि उसके ऊपर झटका जो टेल्स होती है वो कार्व की जाती है, मतलब 5 तो सही है आपका। अगर आपका 5 सही है, ये आ गया। देन वॉर सीन्स भी डिपिक्टेड किया, हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड, ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, वॉर सीन्स हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रॉन्ग देखना है। अगर हम 3 को रॉन्ग करते हैं, सो 3 3 3, तो आपके पास ये आ गया। अगर आप 4 को भी रॉन्ग करते हैं तो 4 गलत, 4 गलत, 4 गलत, सो आंसर वुड बी, सो दोनों ही चीजों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। और प्लीज कोचिंग के आंसर्स पे ज्यादा रिलाय मत करिए, क्योंकि जब मैं इसको क्रॉस चेक कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, ठीक है। सो अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। जितना क्लोज हो सकता है मैं आपको इतना क्लोज आंसर दूंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर डी होना चाहिए, समझ आया। नेक्स्ट अपने पास है, देखिए मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें बहुत सारे आपके टाइम लाइंस हैं, ठीक है, कि कौन सा कब हुआ, कहाँ, कौन सा रूलर कब था, तो आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप देखिए, उसने बोला है चाइनीज ट्रैवलर फाहिन। देखिए दो ट्रैवलर्स मैंने आपको बताए थे, एक था फाहिन था, एक था हुआनजैन, ठीक है। जो फाहिन था वो किसके टाइम पे आया था, आपके चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। और ये गुप्ता डायनेस्टी वाला चंद्रगुप्त है। अब गुप्ता डायनेस्टी क्या 6th सेंचुरी में आया होगा वो, 6th सेंचुरी में आया होगा? जी नहीं, मतलब ये गलत हो गया, इतना तो पता होगा गुप्ता डायनेस्टी का। दूसरा हमारे पास आता है, सेकंड हो गया, सेकंड गलत हो गया। अगर सेकंड गलत है तो यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब लास्ट वाला देखिए, अमोघ वर्षा वाला। अमोघ वर्षा कौन सी डायनेस्टी से था? राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास कब के थे? लेट आपके, मतलब 9th सेंचुरी में आपको मिल जाएंगे, 9th सेंचुरी के बाद से, ठीक है। सो 6 भी गलत हो जाता है, सो आंसर वुड बी 1 3 and 5। इनमें से अगर आपको दो भी पता चल जाते हैं एलिमिनेट वगैरह करके, सो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आपने अच्छे से नोट्स को रिवाइज किया है, अच्छे से आपने बेसिक क्लियर किया है, तो ये भी इजी होता आपके लिए, ठीक है। ये भी आपका इजी हो जाता। अब ये इजी किस लिए होता है ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और साथ में अगर आप वहां पे दिमाग खोल के बैठे हो कि कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेटमेंट होगा ना, उतने ज्यादा आपको चांसेस मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रिप्ट्स पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, एंड इवन 2022 में भी आपको क्वेश्चन आ चुका, मैं आपको बताऊंगी। उसने बोला है दैट ब्रह्मी यूज फॉर राइटिंग मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शंस। मैनी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया जो मैनी है, सम है, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है कि ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट तो यूज होती थी, अशोकन इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती है, ग्रीक आर्मेक लैंग्वेज पे भी उसको लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, इसीलिए पीवाईक्यूज अच्छे से करोगे तो आगे हेल्प होता है। सो यही आंसर सही है। बाकी क्या है, बाकी कभी कभी वो क्या कर देता है ना, दो स्टेटमेंट्स होती है उनको स्वैप भी कर देता है, ये सब चीजें वो करता है जनरली, आपके मैच वाले जो रहते हैं ना उसमें भी करता है। इसने बोला कि जो हेरोग्लाइफिक राइटिंग है वो डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया में। अब इसको मैनिपुलेट करना कितना इजी है कि वो डेवलप हुई थी यहाँ पे, इसमें वो बोल रहा है डेवलप हुई थी इजिप्ट में। सो मतलब ये स्वॉप हो सकता है, ठीक है। सो दोनों गलत। एंशियंट स्क्रिप्ट जो खरोस्ती है वो सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थी। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा जो खरोस्ती स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इन्फ्लुएंस कौन सा था आपका, नॉर्थ, जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वाज नॉट अ डेली टाइम टेबल। अब आप यहां से, अब इसके लिए आप मेरे को बोलोगे कि रिसोर्स बताओ, तो क्या रिसोर्स बता सकते हो? आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन सेंस से हो जाएंगी आपकी, हर एक चीज के लिए सोर्स नहीं है। आप एंशियंट मिडीवल कहीं से भी पढ़ो, बट एक सोर्स से पढ़ो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। अब उसने क्या बोला है, रिसीव रिपोर्ट ऑन डिफेंस पे रिपोर्ट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो नहीं होगा। रेवेन्यू, बिल्कुल सही। कंसल्ट करेगा, बिल्कुल सही। अगर आपको इनकॉग्निटो का स्पेलिंग सॉरी मीनिंग नहीं पता, तो आप हिंदी वाला पढ़ सकते हो। इसका मतलब है कि आप टाउन में विजिट करते हो, बट क्या करते हो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाते हो, सो वो डेली टाइम टेबल तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट। नेक्स्ट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हड़प्पन साइट्स पढ़ी हैं मैंने, आपको हड़प्पन साइट्स का प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड किया है अपने नोट्स में, विद रिवर, कौन सी रिवर से निकलती है, किसने उसको डिस्कवर किया था, एवरीथिंग, ठीक है, और कौन कौन सी मेन मेन आर्टिकल्स है जो वहां से मिली थी। सो यहाँ से क्या होता है, अगर आपको राखी गढ़ी जो है पता होगा, दैट इज इन हरियाणा, और सबसे बड़ी जो है दैट इज राखी गढ़ी, ठीक है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है, राखी गढ़ी। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। ये दो तो पता ही होगा, और कोई नहीं पता है तो। सो कालीबंगन सी का 2 है, ठीक है। राखी गढ़ी डी का 4 है, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। एक और चीज है, अगर आपको पता होगा, दैट नागेश्वर इज अ ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, वो गुजरात में है, सौराष्ट्र रीजन में है, ठीक है। सौराष्ट्र में आपका सोमनाथ टेम्पल भी है, एंड अलामगीरपुर बच गया, यूपी। इजी। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट मार्कर थे आर्कोलॉजिस्ट के सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मेरे को खुद बताइए, अगर आपने ये चीज नहीं भी पढ़ी तो भी कैसे करोगे। उसने क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात की है, तो क्या एविडेंस हो सकते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के? क्या जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट, ये कुछ बना सेंस बन रहा है कि जोग्राफिकल एक्सपेंस है साइट का, तो इसका मतलब वहां पे क्राफ्ट होगा? नहीं, मतलब टू नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर 4 स्टेटमेंट भी हैं, उसमें से 3 गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब 1 ओनली और 3 ओनली आंसर हो ही नहीं सकता, तो पहले इसको एलिमिनेट कर दो। देखिए बहुत रेयर चांसेस में होता है कि ओनली में से आंसर होगा, बहुत रेयरली चांसेस होता है। इसीलिए क्या कर लो कि पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बट अगर आप फिर भी फंस जाते हो, तो आपको क्या करना है, और अटेम्प्ट लेना चाहते हो, तो ऐसे इसको पहले ही गलत कर दो, क्योंकि देखिए 4 स्टेटमेंट है यार, वो 3 गलत बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए ओनली ओनली वाला नहीं होगा, बचा कौन सा आपका 1 एंड 3, और 1 एंड 3 को आप क्रॉस चेक करोगे, कैसे करोगे? उसने बोला है कि एविडेंस मिले थे आपके रॉ मटेरियल सच एज स्ट्रॉन्ग नोड्यूल्स, होल शेल्स, ठीक है, और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल मिला था। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, सो आंसर वुड बी योर 1 एंड 3। समझे कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, वैदिक सेक्रीफाइसेस। अब ये कहाँ से पढ़ोगे, मेरे को ये बताओ। कौन सा वेद निकालोगे, या फिर कौन सी ऐसे बुक निकालोगे, कौन सा सोर्स निकालोगे? ठीक है, बहुत सारे मैं देखती हूँ कि बच्चों को ना ऐसे मैनिपुलेट भी किया जाता है कि आप ये सोर्स पढ़ो, वहां से मिला है, हमारे नोट्स पढ़ो, वहां से मिला। देखिए ये सब चक्करों में मत पढ़ो, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपको अप्रोच कैसे करना है वो सिखाती हूँ मैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको पहले पढ़ना है और देखना है कि क्या, कहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है। फर्स्ट पढ़िए, उसने बोला है that श्रोता इन्वॉल्व यूज ऑफ 3 फायर्स। 3 टाइप के फायर्स होती थी, ग्रहपात्य होता था, अहवनीय होता था, और दक्षिण अग्नि होता था, ठीक है। अब जो ग्रहपात्य है वो हाउस होल्डर का जो फायर है वो होता था। हवनीय जो होता था वो कौन सा होता, ऑपरेटोरियल फायर होता, और दक्षिण साउदर्न फायर होता था, ठीक है। ना, अब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को 0 लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि देखिए उसने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, हो सकता है यार 3 टाइप के फायर्स होते होंगे, इसीलिए उसने लाया, खुद से बना के तो उसने नहीं बताया। दूसरा चीज देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इन्हीं फायर्स के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, तो फर्स्ट के सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब उसने क्या बोला है, दैट दीज फायर्स वर सपोज टू बी प्लेस्ड इन पिट्स। पिट्स पे रखा जाता था डिफरेंट शेप्स की, जैसे ग्रहपत्या स्क्वायर में था, अहवनीय राउंड में था, और दक्षिण रेक्टेंगल शेप में। क्या इसको मैन्युपुलेट करना इजी है? क्या हम राउंड का स्क्वायर, स्क्वायर का राउंड, रेक्टेंगल का वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
सो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना ना, कि अगर वो गलत बनाएगा सेकंड वाली स्टेटमेंट को तो कैसे बना सकता है, क्या इजी है उसके लिए, बिल्कुल इजी है। हो सकता है स्क्वायर का राउंड बनाए और अब ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रही हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब मैं ये चीज आप पे छोड़ देती हूँ, आपको ये अटेम्प्ट लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं। अब देखिए, जब ऐसे आप सोचते हो ना, आपका हो सकता है एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, एंड वो नॉर्मल है यार। बाकी भी आप करोगे तो आपका एक आधा क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, बट इससे क्या हो जाएगा, जो बाकी के सही होंगे या फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी तो बढ़ जाएगी, आप पॉजिटिव में तो जाओगे ना एटलीस्ट। ठीक है। सो ऐसा कोई आता है जिसमें बहुत सारे फैक्ट उसने डाल के रखे हुए हो और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट डाली हो जो आपने कभी सुनी नहीं है, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला न्यूलिथिक पीरियड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। पढ़ा है ना न्यूलिथिक पीरियड? उसने बोला पॉलीस्टोन थे, एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है। अगर आप उसके फीचर्स पढ़ोगे, न्यूलिथिक में है। इसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे अपियर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए ये गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जहां पे जब न्यूलिथिक पीरियड चल रहा था एक पार्ट ऑफ इंडिया में, तो दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था, पिछले पीरियड में ही थे अभी तक। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज हम मॉडर्नाइज बोल सकते हो या जो भी है, तो आज जो चीजें हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ा जो ट्राइबल एरियाज है वही टेक्नोलॉजी है। आज भी इंडिया के अंडर, मतलब कि अगर आप अंडमान निकोबार चले जाओगे तो वहां पे ऐसी ट्राइब्स है जो बहुत आइसोलेटेड हैं, ठीक है, वो अभी भी पिछले पीरियड में ही चल रही है। सो आज भी अगर हम देखें तो जो आपके फीचर्स होते हैं या फिर जो आज का हमारा मॉडर्नाइजेशन है, तो वो हर जगह सेम नहीं होगा। समझ आया? सो उस टाइम पे भी सेम कैसे हो सकता है? सो दिस वुड बी द आंसर। बाकी जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे आपके एग्रीकल्चर के, वो मेरगढ़ से मिले थे। और जब मेरगढ़ वाली वो जो हड़प्पन साइट है, वहां से आपको पता चल जाएगा, या फिर इवन आपने नॉर्मली भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दैट मेरगढ़ में एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे। ना ये पॉटरी की बात कर रहा है, सारी की सारी आपने आई थिंक पॉटरीज पढ़ी होंगी। जैसे ये है, ये था आपका ओकरे कलर्ड, ठीक है ना, ओकरे कलर्ड पॉटरी थी। सीसीई तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ये तो सबने सुना होगा, नॉर्दर्न ब्लैक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, BRW, दैट इज ब्लैक रेड वेयर पॉटरी। ठीक है। चलिए, सो इसका आंसर था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, उसने बोला है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो पॉलिटिकल सेंटर है उसका अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। देखिए, आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज कौशम्बी एंड सुवर्णगिरी। सो अगर आप देखेंगे, जो सुवर्णगिरी था वो आपका वो जो कर्नाटका वाला एरिया था वहां था, और ये उनकी प्रोविंशियल कैपिटल भी थी। ठीक है, किसकी थी ये प्रोविंशियल कैपिटल, थी किसकी, मौर्य डायनेस्टी की। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी हो सकता है कि आप इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सा सही है। सो आंसर वुड बी सी। और सुवर्णगिरी के साथ साथ कौन सी थी आपकी, तक्षशिला थी, उज्जैन थी, तौसाली थी। ठीक है, ये सारे के सारे मेंशन है आपका किसमें, अशोकन इंस्क्रिप्शन में, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी है। ओके। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो कॉइन्स पे क्वेश्चन है ना, और मैंने ये आपको नोट्स में भी कवर कराया कि फर्स्ट कॉइन्स किसने किए, गोल्ड कॉइन्स किसने किए, सबसे ज्यादा कॉइन्स किसने लाए थे। सो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन माय नोट्स, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है। उसने ये चीज बोला, एंड पिछले साल भी आया था ये, ठीक है। उसने ये चीज बोला दैट इंडो ग्रीक इशूड द फर्स्ट कॉइन बेयरिंग द नेम, बिल्कुल सही। तो पहले कौन थे आपके इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने पहला कॉइन, मतलब पहली बार कॉइन को इशू किया था। और पहले कौन थे आपके जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स पहली बार इशू किए थे, वो थे आपके कुशन्स। एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो गुप्तास थे उनके टाइम पे सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इश्यूज हुई थे। ठीक है, पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किए कुशन्स ने, और सबसे ज्यादा किसने किए, गुप्ताज ने। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय, नहीं जी, देखिए जो आपके क्वेश्चंस के गोल्ड कॉइन्स थे ना, वो वेट में अगर हम देखेंगे तो वो सिमिलर ही थे रोमन एम्परर्स के। ठीक है, सो आंसर वुड बी दिस, नॉट करेक्ट पूछा है ना। एंड दीज क्वेश्चन गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड सेवरल नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में आपको मिले थे, बिल्कुल सही। जो यूपी बिहार वाला जो आपका रीजन है,
वहां पे, और आपके सेंट्रल एशिया में भी मिले। क्यों मिले आपको सेंट्रल एशिया में? क्योंकि वहां पे क्या होता रहता था, ट्रेड होता रहता था, उसकी वजह से मिलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनिज्म पे। अब इसको कैसे करें? थोड़ा बहुत तो पता होगा कि कौन सी रिवर है, नहीं भी पता तो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे करना है। जब मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्ट्स डाले हुए हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट डाला हुआ है, ऐसे सब वर्ड डाला जो आपको पता नहीं है, तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए उसने बोला है दैट वर्धमान महावीरा ने अटेन किया था केवल ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ, ये देखिए, एक तो टाउन का नाम ही बहुत अलग है, यही टाउन क्यों डालेगा वो? ठीक है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक और फैक्ट डाल दिया, ये वाली रिवर के किनारे। एक और फैक्ट डाल दिया, दैट इज हाउस होल्डर था सामक, तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो इसको सही पकड़ के चलो। नेक्स्ट होता है कि स्टेट व्हेन द कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स जीवा टू बाइंड इट इज नोन एज असर्व। अब ये भी कुछ ऐसी चीज है जो कि आपने नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। सो इसके भी, ये भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने पूछा हुआ है, सो इसके भी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, सो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, जो बोथ वाला होता है वो करेक्ट करके आओगे। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन करेगा वो, क्या मैनिपुलेशन करेगा? ठीक है, सो कुछ ऐसा टर्म्स है, कुछ ऐसी चीज को डिफाइन किया है जो आपको लग रहा है कि यार ये गलत नहीं हो सकता, ये सुना भी नहीं है, ठीक है, इसको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। सो अब आप बोलोगे यहाँ पे रिवर कुछ और हो सकती थी, बट देखिए इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है। ये वाला रिवर है, ये वाला नाम है, ये वाला ज्ञान है, यहाँ पे ग्राम है। सो जब इतने ज्यादा फैक्ट्स है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ये नहीं चाहता कि तुम्हें सारी की सारी चीजें पता हो। ठीक है, चलिए अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, पहली बात तो इसमें वन वाला मत करो, वन ओनली तो होगा नहीं क्योंकि चार है। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं मेरे को बताना चाहिए कि नहीं बताई चाहिए, नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे करते हो। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, जाइए उसको अप्लाई कीजिए, पता चलना चाहिए कि कहाँ पे ये चीज वर्क करती है, कहाँ पे ये चीज वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, प्योरली आपका फैक्चुअल बेस है, आता है तो ठीक है, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, बट अगर आप अब कुछ रहते हैं ना जिनको चुल रहती है कि नहीं हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अब मेरे जैसे होते हैं जिसको अटेम्प्ट करना रहता है, मैं मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि मैं रिस्क लेती हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करती हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 एंड 4 यहाँ तो सारे सही है। ठीक है, या फिर उसने क्या किया है, एक गलत बता दिया। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में याद रखना कि एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्यों होती है वो भी बताती हूँ। एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर को जब मैच द फॉलोइंग में गलत करना रहता है, वो क्या करता है पता है? दो सही दे देता है, दो गलत दे देता है। क्यों करता है ऐसा? वो स्वॉप कर देता है चीजों को, कि इसका ये कर देगा, इसका ये कर देगा, उसके लिए उससे भी इजी हो जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है वो चीज करना। वन ओनली तो हो नहीं सकता क्योंकि चार स्टेटमेंट है, उसमें से तीन गलत बनाना तो मैंने आपको पहले भी बोला कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको तो पहले डिस्कार्ड कर दूंगी। ओके, अब क्या होता है, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं अटेम्प्ट करती, मैं 1 एंड 2 करती, क्यों करती? क्योंकि 1 एंड 2 सही होगा तो इसका मतलब 3 एंड 4 गलत है, हो सकता है कि ये स्वॉप करके बैठा हो इसको फिर। ठीक है, सो इसके सही होने की ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि तीन सही नहीं दे सकता, अब एक को थोड़ा ना गलत फ्रेम बनाएगा बाकी को सही कर दे, नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉटन थ्रेड, सिल्क कॉटन, सिल्क थ्रेड्स, समझ आ रहा है? सो मैं होती तो मैं ये वाला टिक करके आ जाती। समझ आया? नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको छोड़ना है छोड़ दो, करना है कर लो, मेरी तरह रिस्क लेना है ले लो। कैसे लेना है रिस्क, उसका भी एक तरीका रहता है, ऐसे नहीं है जय माता दी करके आ गए। ओके, अब ये चीज आपको तभी समझ आएगी, तभी इंट्यूशन बढ़ेगा अगर आपने पुराने साल के पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस किया है। ठीक है, कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो आपको लाइन कैपिटल में मिल जाएंगे, कौन कौन से मिल जाएंगे, लाइन है, बुल है, हॉर्स है, डियर नहीं मिलेगा, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। इजी। चलिए उसने ये चीज बोला है, इसके लिए आपको एक टाइमलाइन पता होना बहुत 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 जरूरी है। उसने बोला प्रिसीडिंग द गुप्ता एज, मतलब ऑलमोस्ट गुप्ता एज के साथ साथ है। ठीक है, तो मैंने ये आपको पढ़ाया था कि जो वक्तकाज थे वो कंटेम्पररी थे आपके गुप्ताज के, ठीक है, आगे पीछे ही आए थे। और वक्तकाज ने किसको ओवरथ्रो किया था? सातवाहनाज, सातवाहनाज। सो सातवाहनाज से पहले, उनके बाद आ गए वक्तकाज, और वक्तकाज और जो गुप्ता थे वो साथ साथ ही थे। नेक्स्ट वो बोल रहा है चालुक्यास बाद में आए थे आपके, ठीक है, टाइमलाइन देखोगे, नोट्स देखोगे, पता चल जाएगा। शुंग, शुंग डायनेस्टी जो थी वो आपकी बहुत पहले की है, मतलब जो मौर्य डायनेस्टी थी ना,
मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट कौन थे, वो बृहद्रथा थे। कौन थे? बृहद्रथा थे। और बृहद्रथा को हराने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो उसके बाद आपकी शुंग डायनेस्टी आ गई थी। तो ये तो गुप्ता एज तो कहाँ है और आपकी मौर्य कहाँ है? ठीक है। सो आंसर वुड बी वक्टका। सो ऐसे आप इसके आंसर पे आ सकते हो। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व शास्त्र। अब दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई ट्रिक कोई दिमाग कुछ काम नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज छोड़ दो। ठीक है, हो सके तो छोड़ दो। बाकी इसका आंसर इज द सेज शालीहोत्र। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मीडिवल जो पोइट्स आपके मथुरा वृंदावन के कॉल्ड द अष्टजाप, उनको अष्टजाप बोलते हैं, वर द सक्सेसर से, वो किसके, कौन से भक्ति सिंह के वो सक्सेसर्स थे? अब मेरे को खुद बताओ, गुरु नानक जी तो हो नहीं सकते, बंगाल के ये हो नहीं सकते, बनारस, सूरदास हो सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रज रीजन बोला है। मथुरा वृंदावन तो पता ही होगा सबको। तो ब्रज रीजन कहाँ पे आएगा? वहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? सो आंसर वुड बी दिस। सो इसके लिए कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत है? अब बोलोगे कि नहीं हम ये पढ़ना स्टार्ट कर देते, नहीं। कहीं ना कहीं तो वो हिंट दे रहा है ना तुम्हें, कहीं तो वो कोई ना कोई क्लू छोड़ रहा है ना, जिसके थ्रू आप उसको आंसर को सही कर सकते हो। ठीक है। चलिए। सो CAPF 2023 is done. So this is CAPF 2022. So first question is, उसने बोला है that which one of the following artwork was hailed by Sister Nivedita थी and as masterpiece? Masterpiece बोला है इंडियन आर्ट का, कौन सा हो सकता है? नहीं पता है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि अगर सिमिलर सिमिलर है, यहाँ पे भी अवनिंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, यहाँ पे भी अवनिंद्रनाथ टैगोर, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होना चाहिए। अभी मेरे को ये बताओ मास्टरपीस कौन सा है इंडियन आर्ट का? अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे ना, तो भारत माता के बारे में बात की गई है कि अवनिंद्रनाथ टैगोर ने, और उसको मास्टरपीस बोला जाता है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। ठीक है। और वैसे भी इन दोनों में से एक चूज करना तो ऑब्वियसली भारत माता ना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉइन स्ट्रक ड्यूरिंग दिस इज नॉट करेक्ट? देखिए, पहला उसने बोला कि जो इंडो ग्रीक्स होते थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे बायलिंगुअल, ये बिल्कुल सही है आपके। ठीक है। और बायलिंगुअल जो उन्होंने किए थे, कौन कौन सी लैंग्वेज में थे वो आपके? ग्रीक और खरोस्ती दोनों में थे। ठीक है। ग्रीक एंड खरोस्ती में इंस्क्राइब किए गए थे। सो ये सही है। नेक्स्ट इज कुशन्स ने मिंट किए थे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बिल्कुल सही है। और कॉपर कॉइन्स भी किए थे लो डिनोमिनेशन के, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने 3 डिनोमिनेशंस में क्या किए थे, कॉइन्स को मिंट किया था। एंड व्हाट एल्स, इतना ही है। सो चलिए, सातवानास ने भी आपके कॉइन्स इशू किए थे। तो आपको हर एक रूलर के कॉइन की खासियत पता होनी चाहिए कि इंडो ग्रीक्स में क्या क्वालिटी थी। जैसे इसमें जो ग्रीक लॉर्ड्स की पिक्चर्स हुआ करती थी, ठीक है, सातवानास थे, सातवाना ने सिल्वर कॉपर लेड प्रोटीन तीनों में क्या किए थे, इंस्क्राइब किए थे। और ये अलग अलग शेप्स के होते थे। ठीक है, शेप्स भी इनकी डिफरेंट होती थी, कोई राउंड होता था, स्क्वायर होता था, रेक्टेंगल होता था। ठीक है। और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते थे इसमें। ठीक है। अब लास्ट वो पूछ रहे थे एब्सेंस ऑफ निगामा कॉइन सजेस्ट करता था दैट डिक्लाइनिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका निगामा कॉइन्स होते थे वो एक गिल्ड करेंसी ही होती थी। ठीक है। निगामा का मतलब ही आपका गिल्ड होता है। ओके। सो वो ट्रेड करने के लिए किया गया था। सो उसका डिक्लाइन, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी अथॉरिटी जो थी मर्चेंट की, उसकी पावर में भी डिक्लाइन आ रहा था। तो ऐसा नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर वुड बी डी पार्ट। ओके। चलिए नेक्स्ट आपका है, दिस इज वेरी इजी, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। कौन सी परुषनी? परुषनी मतलब पुरुष है तो रवि। सो डी का 3 आ जाएगा। अस्किनी चिनाब है, बी का 1 आ जाएगा। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। ठीक है। ये सारी की सारी रिवर्स के क्या नाम है, ये कवर किया, देख लेना, इजी था। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में लिखी गई थी, सो नॉर्थ वेस्टर्न में किसका इन्फ्लुएंस था? ग्रीक का। सो इसलिए कौन सी थी वो? ग्रीक आर्मिक। सो यहाँ से आप पढ़ के जाते तो आपका 2023 में भी हेल्प करता। चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये बच्चों को नहीं पता था। ठीक है, मालवा स्कूल किससे इन्फ्लुएंस था या क्या था।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो जनरली इसका आंसर क्या होता है, सी होता है। ठीक है, मैं हर बार नहीं बोल रही हूँ क्या सी है, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अगर बिल्कुल ही हिंट नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, सीधा सीधा छोड़ दो। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे अब आप देख सकते हो कि उसने बोला कि अर्ली मालवा पेंटिंग है, इससे इन्फ्लुएंस थी, और वो ये इससे इन्फ्लुएंस थी। मेजर एक्सपोनेंट्स जो है वो ये है। ठीक है, तो सही हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ गलत तो मेरे को लग नहीं रहा, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप छोड़ सकते हो, नहीं आ रहा है तो प्लीज छोड़ दो इसको। ठीक है, बाकी सोर्स के पीछे मत भाग जाओ कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, बट ये अब अगली बार से मालवा स्कूल अच्छे से पढ़ के जाओगे आप। फिर उसके बाद मुगल पेंटिंग्स के बारे में ये सब, विजार्ड जो स्कूल है किसके बाद एक्सपोनेंट है या क्या है, ये सब पढ़ोगे फिर आप। ठीक है, तोलकम पीएम तो आता ही रहता है, क्या है ये, ग्रामर पे ट्रीटाइज, बिल्कुल सही है। कंपोज हुई थी फर्स्ट एंड फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, आपका वो पता ना, संगम लिटरेचर, थर्ड सेंचुरी के आसपास, बीसी के आसपास। ओके, संगम कॉर्पस, ओके, इट वाज अ पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस, ये सही है। नाउ इट वाज कंपोज्ड बाय पनीनी। देखिए पनीनी ने संस्कृत ग्रामर लिखी थी, अष्टधाई। ठीक है, सो इनकरेक्ट होगा डी। नेक्स्ट इज, उसने बोला इनमें से कौन सा जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो करेक्ट नहीं है उसके लिए। उसने बोला कि जो आर्ट था वो ओपन मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाता, ठीक है। जो आर्टिस्ट और कारीगर होते थे, आर्टिसंस होते थे, देखो जो शिल्पी है, आर्टिस्ट और आर्टिसन अलग अलग होते हैं, कारीगर और शिल्पी। ठीक है, टेक्निक ऑयल पेंटिंग डेवलप हुई थी, ये भी सही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला जो एलीट और पॉपुलर आर्ट था उसमें डिस्टिंक्शन बड़ा होगा। देखिए आर्ट में कैसा डिस्टिंक्शन, तो ये थोड़ी सी एब्सर्ड लग रही है, सो आंसर वुड बी डी। ये लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये इसका अगरतला था, ये तो न्यूज वाला था। ठीक है, करंट वाला पार्ट था। इसमें आप क्या करना, जो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो पढ़ लेना अच्छे से। अब हर्षवर्धन की कौन सी बुक है, देखिए तीन बुक्स है जो हर्षवर्धन ने लिखी थी। रत्नावली थी, प्रियदर्शिका थी, और एक और थी वो मेरे को याद नहीं आ रही है, सो मैंने नोट्स में कवर किया है, वो आप देख लेना। ठीक है, देखिए जो ये हर्षचरिता और कदम्बरी है ये किसने लिखी है, भान भट्ट ने लिखी है। ठीक है, अब भान भट्ट किसके कोर्ट पोइट थे, हर्षवर्धन के थे। और जो हुआन जैंग थे जो मैंने ऊपर बताया, वो किसके रेन में आए थे, हर्षवर्धन के रेन में आए थे। और जो फाहीन था वो चंद्रगुप्त टू के रेन में आया था। रत्नावली इसने लिखी है हर्षवर्धन ने, और गीता गोविंदा लिखी है जयदेव ने। जयदेव। तो सारी की सारी मैंने बुक्स कवर की हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ डांस। अब मेरे को खुद बताओ कि डांस के किंग कौन है, कौन है, नटराज ऑब्वियसली, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट इज ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों के बीच में। सो आंसर इसका ए पार्ट है। और एक और बात याद रखना, इतना लंबा नाम लिखा उसने, आगे ग्वालियर भी किया, मतलब इतना स्पेसिफाई किया है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके सही होने की। समझ आया। क्या था ना, जो राजा मानसिंह तोमर थे, इन्होंने क्या किया था, इनके कोर्ट में कौन थे, आपके 9 ज्वेल्स होते थे। ठीक है, 9 रत्न जिसको बोलते हैं, उसमें से तानसेन एक थे। ठीक है, तानसेन इन्हीं के ज्वेल से 9 ज्वेल में से एक थे। तानसेन ने क्या किया था, ध्रुपद म्यूजिक के वो बहुत ज्यादा, मतलब कि उन्होंने पेट्रॉन थे। बट राजा मान सिंह ने ही उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया और बाकी जगहों में पॉपुलराइज कराया था। तो इसका आंसर वुड बी ए पार्ट। ठीक है, तानसेन उनके कोर्ट में थे, वो 9 ज्वेल में से एक थे। सो डन। सो नेक्स्ट वी हैव अ सीएपीएफ 2021। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पन साइट पे है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट जो थी, मतलब कि चोलिस्तान की, वो अबंडन कब हुई थी। देखिए जब हमने हड़प्पा वाला पढ़ा था तो उसमें अबंडन की बात हुई थी अराउंड 1800 और 1900 के बीच में। ठीक है, सो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये उस टाइम पे मेच्योर फेज पे चल रहा था, तो ये तो नहीं हो सकता। सो यू विल बी लेफ्ट विद 1800 या ये, सो आंसर वुड बी 1800। आपने थोड़ा बहुत नोट्स का होता, पता होता तो ये इजी हो जाता आपके लिए। नेक्स्ट इज मध्यमिका। मध्यमिका से कौन थे आपके, बेसिक टेस्ट टेक्स्ट है ये, मध्यमिका स्कूल का, किसका है, नगार्जुन। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत लिटरेरी। ये जो भी लिटरेरी हैं, लिटरेचर्स हैं, सारे के सारे मैंने जितने भी हैं सारे नोट्स में कवर है। सो उसने बोला है दैट कथा सरित सागर सोमदेव की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अश्वघोष ये तो सबको पता है, बुद्ध चरिता। बिल्हाना का विक्रम का देवा चरिता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज वासवदत्ता। देखिए वासवदत्ता वाज रिटन बाय शुभांदु बोलो या फिर सुबंधु बोलो। ठीक है, ये थे। कालिदास के तो सबको पता होंगे, अ, मेघदूतम है, मेघदूतम है, अभिजान शकुंतलम है, अभिजान शकुंतलम है।
मेघदूतम हो गया। अच्छा, तो रघुवंशा है, रघुवंशा हो गया। फिर उसके बाद कुमार संभवम है। ठीक है। सो ये सब। एक और था मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जो मालविका अग्निमित्रम था वो एक ड्रामा था। और भी ड्रामा लिखा हुआ है शकुंतला करके जो भी है। सो ये सारे के सारे कालिदास के। तो ये जितने भी कालिदास ने लिखे हैं या फिर अश्वघोषा विल्हाना जो भी है, सारा का सारा मैंने कहाँ पे कवर किया है आपका और नोट्स में। चलिए नेक्स्ट इज कि मथुरा स्कूल में जो बुद्धा की इमेजेस है वो कौन सी मुद्रा में? अभय मुद्रा। ये तो इजी था। चलिए नेक्स्ट इज मौर्यन कैपिटल है जो पाटलिपुत्र की, एसोसिएटेड विद आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। नहीं पता क्या करोगे अभी इसमें, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना कि कोई ऐसा वर्ड जो ज्यादा बार आया है। ये मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं, हाँ, इंग्लिश का जब मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया था सीरीज 1 2024, तब मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि सिमिलर वर्ड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि जो चीज ज्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है, वो वाले ऑप्शन में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुम्भहार है। कुम्भहार कितने बार आया? एक, दो, तीन, चलो ठीक है। उसके बाद है बुलंदी बाग। कितने बार आया बुलंदी बाग? दो बार। बाकी राजगृह एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। मतलब कि ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो ज्यादा बार आ रहे हैं। इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो कौन सा आंसर होगा? दैट वुड बी कुम्भहार एंड बुलंदी बाग। ये आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए, द सातवाहनास आर आइडेंटिफाइड एज आंध्राज। इजी है। चलिए, ये भी मैंने आपको नोट्स में कराया हुआ है। ये कहाँ से थे आपके जो भी डेक्कन सल्तनत के जो पेयर्स है, कहाँ से थे? ये था आपका अहमदनगर। ठीक है। बाकी के बरीद शाही, बी फॉर बरीद शाही बिदार, कुतुब शाही गोलकुंडा। ठीक है। और इमाद शाही जो थे वो बेरार के, वो याद कर लेना आप। सो आंसर वुड बी नॉट करेक्ट इज ए। अब मैंने आपको क्या बोला, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको नहीं पता, मतलब कि आइडिया नहीं लग पाता, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और शायद ऐसी चीज होती है जो आपने इतनी ज्यादा खास पढ़ी नहीं होती, तो उसमें जनरली जो रहता है वो आंसर सी रहता है। बट अगर आप पढ़ेंगे कि अंडर अकबर जो सिस्टम होता है जब्त का, वो स्टैब्लिश हुआ था ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब से अबर, ठीक है, हो सकता है। एंड 17th सेंचुरी में जो नॉर्थ इंडिया में जो सिस्टम ऑफ जब्त था उसको लॉस्ट ग्राउंड टू सिस्टम ऑफ कनकुट। ठीक है। सो अगर आपको चांस लेना ही है ना तो इस पे ले लीजिए। नहीं लेना है, छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप सी पे जा सकते हो। ठीक है। बाकी अब आपका काम क्या होता है, आपको जब्त सिस्टम पढ़ना है, आपको कानकुट सिस्टम पढ़ना है। इसके मैं नोट्स हो सकेगा तो इसी में ऐड कर दूंगी, जो जो भी चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है। चलिए, बात है अमर नायकाज। अमर नायकाज मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको विजयनगर में। ठीक है। तो अमर नायकाज क्या होते थे? आपके मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो कि जिनको टेरिटरीज दी जाती थी गवर्न करने के लिए। अब उनको टेरिटरीज क्यों दी जाती थी? ताकि वो टेरिटरी से जो भी टैक्स है वो इकट्ठा कर लें इन ल्यू ऑफ सर्विस। ठीक है। सो आप सर्विस प्रोवाइड कर दो तो हम आपको टेरिटरीज दे देंगे, और उन टेरिटरी से जो भी टैक्सेस आता है आप ले लेना। सो दैट वाज योर अमरनायकास। ठीक है। अब इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर क्वांटिटी दे वर पेड इन कैश। नहीं, उनको कैश पे, अगर कैश में ही पे करना होता तो उनको टेरिटरी क्यों देते? ठीक है ना। सो टू नहीं आएगा आपको। सो टू 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 कैस आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। इजी क्वेश्चन था। बाकी थ्री भी सही है कि अगर वो आर्मी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली उनको एक प्रॉपर स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंस उस एलिफेंट को करना ही पड़ेगा, बाकी ट्रिब्यूट देते थे। सो दैट्स करेक्ट। अगेन ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने क्या बोला, अगर दो ऑप्शंस वाला आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे स्टेटमेंट्स डाले जो आपने कभी पढ़ा नहीं है या फिर इन डेप्थ कुछ डाल दिया है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है सी के सही होने की। तो इसमें देखिए, जो अर्ली सिख गुरु थे वो रिलीजियस प्रीचर थे और इंटरफेयर नहीं करते थे, बट जो गुरु अर्जन थे उन्होंने एक्सटेंड किया था अपनी विशेष को खुसराओ को। अब मेरे को ये बताओ कितना ज्यादा स्पेसिफिक बताया हुआ है। ठीक है। इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर उसने बोला कि जो गुरु अर्जन जी थे उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपलसरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट दिया जाएगा, और एजेंट्स भी थे मसंद करके। सो ये भी कितना स्पेसिफिक है, कितने ज्यादा फैक्ट डाले हुए हैं। सो दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। सो इसलिए इसका आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। ठीक है। अब ऐसे में हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन निकल जाए जिसमें ए ऑप्शन हो या बी ऑप्शन हो, बट पॉजिटिव में जाने के लिए तो इसका क्या रहता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर यही रहता है। ठीक है। बाकी पढ़ लेना स्टेटमेंट को, कहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता, ये भी चीज ध्यान में रखना। चलिए, अब आता है कुतुब मीनार। 4 स्टोरीज ऑलरेडी थी। तो फिफ्थ स्टोरी किसने की थी? वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। देखिए स्टार्ट किसने किया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक डायनेस्टी से था, या बोल सकते हो आप स्लेव डायनेस्टी से था।
उसके बाद आपका इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया, इसको 3 स्टोरीज लगाई, और जो 5th स्टोरी लगाई थी वो किसने लगाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट इज अकबर वाला। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अकबर वाला, ठीक है। अगर आपने अकबर वाला देखा होगा, कब उसने फतेहपुर सिकरी को बनाया था, बुलंद दरवाजा कब बनाया था, तो ये इजी हो जाएगा। और ये आपको पूछा भी गया कहीं ना कहीं, ठीक है, आई थिंक टाइमलाइन में पूछा था, मैं अच्छे से रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ उसको। सो 1560 में इसने कंस्ट्रक्ट कराया था, बिल्कुल सही है। 1517 में इन्होंने न्यू कैपिटल बनाई फतेहपुर सिकरी, ये भी सही है। इन्होंने क्या किया था, कमीशन किया था। देखिए 3 तो सही लग ही रहा आपको, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ऐसा फैक्ट है कि उन्होंने व्हाइट मार्बल टूम बनाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए सिकरी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गलत है, क्योंकि उन्होंने 1585 में शिफ्ट किया था अपने कैपिटल को, आगरा नहीं किया था, लाहौर किया था। क्यों किया था लाहौर, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है आपका, जो उस पे भी कंट्रोल करना चाहते थे, इसी वजह से। सो आंसर वुड बी योर 1 2 1 3। सो हो गया। सो सीएपीएफ के जो 3 साल के पेपर्स हैं, एंशियंट मिडीवल के कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। बाकी का जो रहेगा वो हम कल करेंगे, ठीक है। सो अच्छे से करिए इसको, अच्छे से समझिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है, तो ही आपको समझ आएगा, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। फिर भी इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डू लेट मी नो। ओके, सो टिल देन, all the very best. Thank you. Thank you so much.